इससे पहले हमने जो सीरीज बनाई थी वो अग्निवीरों के रिहैबिलिटेशन के लिए थी। उसके बाद में जेसीओज और जवान जो 15 या 24 साल की सर्विस करके बाहर जाते हैं उनके स्टेब्लिशमेंट को, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए था। और आज एक बहुत छोटा सा इश्यू है, दैट इज पर्टेनिंग टू द वेलफेयर ऑफ ऑफिसर्स, जो मैं समझता हूँ कि सही है और मैं इस पर एक्शन ले रहा हूँ। ऑफिसर्स के पोस्ट रिटायरमेंट और जब तक उनकी क्षमता है वो कार्य करे उसके बीच के पीरियड में दे आर सफरिंग फ्रॉम फियर ऑफ इंडेफिनिट। मैं ऑफिसर्स के रिहेबिलिटेशन के बारे में बताऊं उससे पहले बहुत छोटा सा बैकग्राउंड, बिकॉज दिस इश्यू पर्टेन्स टू द ऑफिसर्स, दे आर ऑल वेल read and well educated, they can go on net and find out. Initially the officer cadre started from VCOs, Viceroy's Commission. The company and crown era, East India Company was established there for the business and subsequently ruling, but the crown was still there in the UK, which was controlling the whole world almost. So that period was from 1750 to 1902. इसमें जब भी जो भी आर्मी ऑफिसर होते थे वो वाइस जो इंडियन कैपेबल होते थे उनको विशो मिलता था, वाइस राय कमीशन ऑफिसर। उसके बाद में एक किचनार कमीशन रिफॉर्म आया जिसने कि इंडिया को सेपरेट आर्मी में बनाया। उसके बाद में इसका इंडियनाइजेशन हुआ और इंडियनाइजेशन हुआ था 1918 से 1939। इस पीरियड में जो योग्य लोग होते थे स्टार्टिंग में सेंडर्स भेजते थे, बाद में सर चटवुड ने एस्टेब्लिश किया IMA और उसके बाद में 92 में वुमेन कमीशन और सो ऑन। ये सभी ऑफिसर जानते हैं, नेट पर है, देख लेंगे। दिस इज नॉट द इशू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव द हिस्ट्री। द एम ऑफ गिविंग द हिस्ट्री इज whatever today Indian army or civil administration is, we have copied from the Britishers. And how the Indian army had come into existence is going to tell you that it is the army based on whom the Britishers has expanded their regime and they have controlled and ruled. So no one should have doubt in mind that military is the first and civil administration is always second. कहते हैं कि जब तक आप जिंदे हो भगवान को नहीं देख सकते और मरने के बाद में आप आके बता नहीं सकते भगवान है भी कि नहीं। लेकिन एक सैनिक सीमा पे खड़े होके सीने पे गोली खाने को तैयार और तुम्हारी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर, वही हमारा भगवान है। जैसे ही आर्मी ऑफिसर सुपरसीड होता है, बिकॉज इट्स अ स्ट्रक्चर पिरामिड सिस्टम, या SS ऑफिसर छोड़ देते हैं और दे एट सम स्टेज फाइंड बिकॉज ऑफ द एज, हेल्थ, एबिलिटी और कैपेबिलिटी इफ इज नॉट फिट टू फाइट अ वॉर and defend the country. That is the time that there should be 100% absorption in paramilitary forces. BSF को क्रिएट हमने किया, ब्रिगेडियर पांडे साहब ने ग्वालियर के पास टेकनपुर में जाके पढ़ाया लिखाया सब समझाया। आज उनको IPS ने टेक ओवर कर लिया। NSG पहले हमारा जनरल था उसको टेक ओवर कर लिया। ये जो IPS स्ट्रक्चर रैंक है ये मैं प्रोटोकॉल में कवर करूंगा, लेकिन जो IPS स्ट्रक्चर रैंक है ये पहले स्टेट में IG होते थे और इनके इंस्पेक्टर सिस्टम है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स। वो इंस्पेक्ट करते हैं क्राइम को, मौका मायना को, केस डायरी को परस्यू करते हैं, एविडेंस करते हैं, ट्रायल करते हैं। दिस इज देयर जॉब। और उनका जो हाईएस्ट पद होता था इंस्पेक्टर जनरल। लेकिन धीरे धीरे सिविल आर्मी के युद्ध कम हो रहे हैं और सिविल के प्रशासन स्टेट लेवल तक सीमित है, तो उन्होंने अपना एक्सपेंड करके ना सब DG बन गए। एक स्टेट में 10-10, 20-20 DG बैठे हुए हैं और वही ऑफिसर जो हमसे आर्मी ऑफिसर से जूनियर हैं उनको हेड बना दिया गया, NSG में हो या कि दूसरी फोर्सेज। अब एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह से फेल होता, बाढ़, भूकंप, नेचुरल कैलेमिटीज, दंगे फसाद, कोई भी अगर इंसिडेंस होती है, सो इट इज द पुलिस हु कंट्रोल्स एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंट्रोल्स थ्रू पुलिस। व्हेन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस बोथ फेल्स, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज empowered टू रिक्यूजिशन। द आर्मी कम्स एंड टेक ओवर द सिचुएशन। जब सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब फेल हो जाते हैं, उस वक्त अगर हम आते हैं तो क्यों ना हमें ही इनकी जगह बैठा दिया जाए जिससे कि नौबत ही ना आएगी। मैं उनकी सर्विस की कंडेम नहीं कर रहा, उनको नीचा नहीं दिखाना चाह रहा,
लेकिन मैं जो फौज के जिन लोगों को आप निकाला, उनको आईपीएस की बजाय पैरामिलिट्री फोर्सेस में सभी डिफेंस ऑफिसर्स को कमिट कर दिया जाए। यही हमने जैसे जवान के लिए प्रार्थना की है, यही अग्निवीर के लिए की है, और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक कंपनी बन जाएगी, तो उसमें भी अगर 5 अफसर भी एक होते हैं तो 4-5 हज़ार अफसर तो वैसी जॉब बन जाएगी। तो हमारी 100% अब्जॉर्प्शन और 60 साल तक हमारी जिम्मेदारी से। फाइनेंशियल इफेक्ट, एक आदमी अगर 54 की एज में पेंशन लेगा और 60 में लेगा, तो वो जो उसके टर्मिनल बेनिफिट है दैट इज विद द गवर्नमेंट, तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्किल और ट्रेनिंग और इंथुजियाज्म हम उनसे जी पहले ही ज़्यादा है, जो काम उनसे नहीं होता हम करते हैं। फिर हमारा आदमी फौज से बाहर आकर के वो मजबूरी में या तो किसी बिजनेसमैन क्या करता है, सेना का सुरक्षा करने वाला किसी की बनिए की खिड़की खोल रहा होता है बिजनेसमैन की, और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बिजनेसमैन को भी ये दिखाना होता है कि कप्तान साहब मेरा पान लेके आते हैं, कप्तान साहब की मजबूरी उस टाइम पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो ये सेना का अपमान हो रहा है, और इसका परिणाम ये है कि पहले राजा महाराजा फौज में आते थे, महाराजा भवानी सिंह। आज हिस्ट्री उठा के देखिए कौन आता है फौज में। तो अच्छी क्वालिटी के लोग, देशभक्ति के लोग आने बंद हो गए हैं। इसलिए हमें 100% करियर को अश्योर करना पड़ेगा, 60 ईयर्स तक की गारंटी करनी पड़ेगी। अदरवाइज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो कह देगा साहब फौज को बुला लो, और फौज आपने पहले वीक कर दी तो देश का क्या होगा। पटेल की आत्मा ऊपर से देख रही है, बड़ी मुश्किल से उसने पूरे देश को इकट्ठा किया था, ये दोबारा लगना बगे। मेरी यही प्रार्थना है the present government and the super president of India that all defense officers should be granted 100% absorption in paramilitary forces till they attain the age of 60, and then they should be given the pension. Thank you. तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल रण सिंह ढूडी साहब को, जिन्होंने ये लेटर लिखा है, उन्होंने किस वे में, किस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।